मेरे यूपीएससी चैनल विन यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की कुछ पॉपुलर इश्यूज़ एंड एडिटोरियल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम बहुत सारे न्यूज़ के बहुत फैक्चुअल और मेंस रिलेटेड फैक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे, हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे और साथ में कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप के होते हैं। वो खुद में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और कंटेंट अपने अंदर उनके होता है, तो हम उस आर्टिकल्स को हम अच्छे से एनालाइज भी करेंगे। किंतु डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात ये कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। दूसरा, ये जो वीडियो है ये ऑफ कोर्स एजुकेशन पर्पस से है, तो ये लेंदी हो सकती है। तो अगर आपके पास अभी सुविधा अनुसार समय नहीं है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि आप बाद में इसे देख सको और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सको। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन के शुरुआत में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज़ सेंट सोलाइन। ये जो एरिया है ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ये किस कंट्री का है और ये न्यूज़ में क्यों था? तो देखिए, ये जो पैटर्न के जो न्यूज़ होते हैं ये यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछती रहती है। इनफैक्ट लास्ट ईयर यूपीएससी ने मतलब ना सिर्फ रीज़न है ना, बल्कि वो क्यों न्यूज़ में है वो भी उन्होंने पूछा था। तो उसी पैटर्न के अंतर्गत मैंने आपके सामने लाया है। तो इसका जवाब है कि सेंट सोलाइन ये वेस्टर्न फ्रांस का हिस्सा है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो। देखिए, ये तो यूरोप का हिस्सा हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एरिया हो गया हमारा। सबसे पहले ये हो गया जैसे कि इधर फ्रांस, ये छोटा सा कंट्री इधर हो गया बेल्जियम, उसके बाद उसके नीचे है लक्समबर्ग और इधर ये हो गया जर्मनी का हिस्सा और यहाँ छोटा सा कंट्री है प्यारा सा, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। और ये देखिए ये जो बड़ी सी कंट्री है ना ये हो गया दैट इज़ फ्रांस। ऑलराइट, ये देखिए फ्रांस और ये इधर एक बॉर्डर है और फिर इसके नीचे है स्पेन। ये हो गया स्पेन का बार्सिलोना हिस्सा, स्पेन का हो गया बार्सिलोना हिस्सा। अब देखिए जैसे कि आप फ्रांस देख रहे हो तो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, ये होगी जो कि ऑलमोस्ट नदर्न फ्रांस में है, नदर्न फ्रांस में है और ये फ्रांस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी भी है। ऑलराइट, उसके बाद हम जिस पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं दैट इज़ सेंट सोलाइन, वो हो गया ये वाला, दैट इज़ वेस्टर्न फ्रांस में। ये पर्टिकुलर ये जो हिस्सा है ना ये वाला हो गया जो अभी न्यूज़ में है। तो ये जो न्यूज़ में है क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी यहाँ की जो सिविलियंस हैं वो गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट को लेकर के वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इशू क्या है? दैट इज़ बेसिन्स नॉन मर्सी। ऑलराइट, तो ये जो टर्म है ये बेसिकली आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि बेसिन्स नॉन मर्सी ये भी फ्रांस में सिविलियन प्रोटेस्ट है, ये उसमें बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है? दैट इज़ इसका रीज़न है, ये जो प्रोटेस्ट है दैट इज़ अगेंस्ट द बेसिन्स ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ अ न्यू वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर इरीगेशन। मतलब एग्रीकल्चर, वहाँ की जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पे उनको जो भी पानी देना है तो उनके लिए जो भी अभी कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे जो बेसिस गवर्नमेंट अपनी तरफ से बना रही है तो उनके अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया, अच्छे से कवर किया है। आप इसे अच्छे से रिवीजन कर ले। साथ ही साथ और एक चीज़ है बार्सिलोना। बार्सिलोना पिछले 1-2 साल में बहुत न्यूज़ में था क्योंकि अपनी ऑटोनॉमी की मांग कर रहा था। तो ये इसको यूपीएससी ने भी पूछा है कि बार्सिलोना किस कंट्री का है, दैट इज़ स्पेन। ऑलराइट, तो ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक है ये फिनिश हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो बेसिकली स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये बेसिकली यहाँ पे हम 2 टाइप के आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा जैसे कि GSLV या कहिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जैसे दोनों सेम ही हैं तो इनके रिलेटेड में है। और हमारे और एक है गगनयान। तो ये 2 टॉपिक को लेकर के अभी साइंस एंड टेक में न्यूज़ आए हुए थे। तो चलिए अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं गगनयान की। तो गगनयान बेसिकली क्या है, गगनयान क्या है, चलिए हम इसको जल्दी से समझते हैं। तो गगनयान है दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी। ऑलराइट, तो ये जैसे कि आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष में है ना, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पर बहुत सारे देशों ने अपने अपने स्पेस स्टेशन छोड़ करके रखे हुए हैं। तो इंडिया भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये उसी का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा है, दैट इज़, और इसमें ह्यूमन भी होंगे। और ह्यूमन का मतलब यहाँ पे मैन और वुमेन, यहाँ पे दोनों को कंसिडर किया जाएगा। दैट्स वाई ये एक जेंडर न्यूट्रल प्रोजेक्ट हो जाता है। आफ्टर दैट लॉन्चिंग अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे 3 मेंबर होंगे, ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर फॉर अ 3 डे मिशन। तो ये जो है 400 किलोमीटर की वो ऑर्बिट में रहेगा और ये 3 दिन का मिशन है। ब्रिंगिंग देम बैक सेफली टू द अर्थ, और फिर ये ह्यूमन्स बीइंग को 3 दिन के बाद ऑर्बिट करके ये अर्थ में उनको सेफली वापस भी लाना है। और इनका जो लैंडिंग होगा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन सी वाटर, जैसे कि इंडियन ओशन वगैरह हो गया या बे ऑफ बंगाल हो गया, तो यहाँ पे फिर इनकी लैंडिंग करी जाएगी। उसके बाद ये तो था गगनयान के बारे में। अब इसकी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, वह ऐसा है कि 4 एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ देयर क्रू ट्रेनिंग। देखिए, हमने तभी देखा कि यहाँ पे बेसिकली 3 ह्यूमन बींग रहेंगे, क्रू एज ए क्रू अंतरिक्ष में जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हाँ, ऐसे है कि और भी जैसे कि 4 है, तो अभी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और वो बेसिकली एयरफोर्स से उनको पिक किया गया है। ये एयरफोर्स के पायलट्स है, तो उनको भी ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है कि कैसे आपको वहाँ पे जाना है, कैसे रहना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे खुद को वहाँ पे सर्वाइव करना है। अंतरिक्ष के बारे में वेरियस उनको ट्रेनिंग उनकी की जा रही है। तो अभी उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ ट्रेनिंग था वो भी हो चुका है, फिनिश हो चुका है। और ये जो ट्रेनिंग है वो कहाँ हो रहा है, दैट इज़ एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु। तो ये बेंगलुरु में हो रहा है। उसके बाद ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, किस इंस्टीट्यूशंस ने इनका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसको लॉन्च किया है या बनाया है, दैट इज़ 2 इंस्टीट्यूशन हो गए। एक इसरो जो भी बेंगलुरु में ही है, दूसरा हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फैकल्टी। तो देखिए IISc ये भी बेंगलुरु का बहुत ही पॉपुलर फेमस इंडिया का इंस्टीट्यूट है। तो ये जो इनकी जो साइंस फैकल्टी है, तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस मिल करके इनकी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, करिकुलम है, तो वो उनको डेवलप कर रहे हैं और इनको ट्रेन कर रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे ये जो गगनयान मिशन है, तो इसमें रशिया का भी रोल है। रशिया भी यहाँ पे हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको 2020 में रशिया भेजा गया था, जहाँ पर उन्होंने अपना जेनेरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग कंप्लीट किया था। और कहाँ पे किया था, कौन सा प्लेस था, इंस्टीट्यूट था, तो दैट इज़ गैगरीन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। देखिए, रशिया में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, तो उसके लिए रशिया में कॉस्मोनॉट यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, तो और बाद में वो ट्रेनिंग करके 2021 को इंडिया वापस आ गए थे। अब देखिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ट्रेनिंग है, मॉड्यूल है, तो इनको बेसिकली क्या सिखाया जाता है। तो मेरे ऐसे जो भी प्यारे स्टूडेंट्स जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं, जो वेरियस कोर्सेज़ की स्ट्रीम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ध्यान से सुने, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पढ़ाई की, उनकी स्किल की आगे जाके हमारी कंट्री को बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके कोर्सेज़ हो गए जैसे कि फ्लाइंग प्रैक्टिस सेशन, दूसरा theoretical courses in engineering discipline training on Gaganyaan flight system. It also covers एरोमेडिकल ट्रेनिंग, मतलब वहाँ पे उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको ध्यान में रखना, फिटनेस, रिकवरी, सर्वाइवल ट्रेनिंग। उसके बाद अगला है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन स्टिमुलेटर्स, फ्लाइट प्रोसीजर्स विल ऑल्सो बी इम्पार्टेड। उसके बाद अगला टॉपिक है, अगला उनका कोर्स होगा, ट्रेनिंग कोर्स होगा, दैट इज़ इंजीनियरिंग बेसिक्स ऑफ स्पेस फ्लाइट, propulsion, aerodynamics, launch vehicles, spacecraft, physical training, yoga, aeromedical training, flying practices, virtual reality, independent training on simulators। उस तरीके से बहुत सारे हेल्थ को लेकर के, स्पेस क्राफ्ट हैंडल वगैरह को लेकर के उनको बहुत तरीके से ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज़ लॉन्च व्हीकल हमारा। तो देखिए, आप ये जो देख रहे हो,
ये बहुत सारे आप जो इमेजेस देख रहे हो ये हमारा लॉन्च व्हीकल है। ये सैटेलाइट्स को हम जो भी इसरो या जो भी स्पेस एजेंसी होती है वो जो भी सैटेलाइट बनाती है, तो यहाँ मतलब इनके सैटेलाइट्स होते हैं और ये मतलब स्पेस में जा कर के उन सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं। तो जो कि ये सैटेलाइट्स को ले करके जाते हैं, दैट्स वाई इन्हें लॉन्च व्हीकल्स बोला जाता है। तो ये इंडिया के लॉन्च व्हीकल है, दैट इज़ और ये है ये हो गया बेसिकली लॉन्च व्हीकल मार्क 3, शॉर्ट में इन्हें LVM-3 बोला जाता है। और पहले इनको मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV भी बोला जाता था, जिसको इसरो ने डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे टर्म है दैट इज़ जियो सिंक्रोनस। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि देखिए ये हमारी प्यारी अर्थ है, उसके बाद ये हो गया हमारा इक्वेटर। अब अर्थ सरफेस से ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा दैट इज़ वो होगा जियो सिंक्रोनस। तो ये अर्थ के हिसाब से खुद को मतलब फॉलो करेगा और ये हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ है कि एक कंपनी है, बेसिकली यूके बेस्ड एक कंपनी है, जैसे कि हाँ वनवे। देखिए ये जो है ये बेसिकली यूके बेस्ड एक कंपनी है जो ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो स्पेस बेस्ड कंपनीज होती है ना, तो ये उसको हैंडल करती है और ये कनेक्ट गवर्नमेंट के साथ, बिजनेस के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर के काम करती है। उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क वगैरह उनको इंश्योर कराती है। और हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारी इंडिया की जो कंपनी है दैट इज़ भारती एंटरप्राइज, जो एयरटेल मोबाइल नेटवर्क है उसकी कंपनी है। तो ये भी यहाँ पे मेजर इन्वेस्टर है और शेयर होल्डर है वन वेब में। तो हमारे इंडिया के भी स्टेक्स है और साथ ही साथ ये इंडिया यूके हमारी जो स्पेस रिलेशनशिप है ये उसके लिए भी एक अच्छा स्टेप है। तो ये है बेसिकली वन वेब कंपनी। इन्होंने अपने कुछ सैटेलाइट इसरो के GSLV मार्क 3 या कहे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से उन्होंने स्पेस में प्रक्षेपित किए हैं। ऑलराइट, तो ये जो जैसे कि आप देखोगे, हाँ, तो ये टोटल 36 उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इसके बारे में कहा जाता है देखिए, और ये जो लॉन्च हुआ था ये बेसिकली सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पे सारा सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है। ये जो लॉन्च है वो कहाँ से लॉन्च हुआ है? दैट इज़ सेकेंड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहाँ से इनकी जो सेकेंड लॉन्च पैड है वहाँ से मार्क 3 के थ्रू सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। और देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जैसे कि हमने अभी देखा कि ये एक इंडिया यूके की स्पेस कोलैबोरेशन हो गई। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे एजेंसीज भी इन्वॉल्व है, जैसे कि सुनील भारती मित्तल, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वन वेब एंड फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइज। फिर नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये इसरो की कमर्शियल आर्म है जो स्पेस लॉन्चिंग वगैरह को हैंडल करती है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ऐसे करके। आफ्टर दैट चूँकि यूके भी है तो यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी, यूके की जो मिनिस्ट्री हो गई वो है। उसके बाद ये जो अभी मिशन ये जो था ये बेसिकली 2 पार्ट्स में था। ये दो हिस्से में था। पहला पार्ट जो था या इसका जो पहला मिशन था वो 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़ा गया था। और ये जो अगला मिशन है, सेकंड मिशन था, तो इसमें क्या था कि जो 72 सैटेलाइट है उनको लो अर्थ ऑर्बिट में उनको प्रक्षेपित करना था। और इसके लिए उन्होंने मतलब कमर्शियल एग्रीमेंट किया था। जो यूके की कंपनी है दैट इज़ वन वेब ग्रुप कंपनी, उन्होंने इसरो के साथ, इसरो की जो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये जो कंपनी है इसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया था। आफ्टर दैट यहाँ पे हम चलिए ये जो सैटेलाइट्स वगैरह है हम टोटल इनके बारे में हम पता करते हैं कि ये क्या है बेसिकली। तो देखिए इन्फॉर्मेशन एंड डेटा के बारे में बात करते हैं। तो ये जो व्हीकल है दैट इज़ ये जो हमने अभी बात की लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये 43.5 मीटर टॉल व्हीकल है और ये ऑलमोस्ट 643 टॉन्स ये वेट करता है, इसका वज़न है। उसके बाद इन्होंने मतलब 5,805 kg के टोटल 36 वन वेब जेन 1 सैटेलाइट, ऑलराइट 36 वन वेब जेन 1 सैटेलाइट को उसने अभी प्रक्षेपित किया है। और इनका जो है 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट विद एन इंक्लाइनेशन ऑफ 87.4 डिग्री, मतलब ये लेस देन 90 डिग्री ऐसे करके इन्होंने मतलब ऑर्बिट में सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और ये लॉन्च व्हीकल की 6th फ्लाइट थी। क्या ये पहली थी? मान लीजिए अगर इसको ट्रिक किया जाए तो क्या ये पहली थी? नहीं, ये पहली नहीं थी, ये 6th थी। ऑलराइट,
उसके बाद द रॉकेट हैड 5 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मिशंस इंक्लूडिंग चंद्रयान 2। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ना कि ये 6th फ्लाइट थी, तो इससे पहले के जो भी 5 थे तो वो भी सारे सक्सेसफुल थे। उसमें से चंद्रयान 2 भी हमारा शामिल था। उसके बाद मिशन हैड अपग्रेडेड S-200 motors with enhanced margin suitable for upcoming गगनयान मिशन एंड मोटर्स परफॉर्म वेरी वेल। यहाँ पे इनका जो मोटर्स वगैरह था उसको भी अपडेट किया जा रहा है ताकि हमारा जो गगनयान मिशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको भी सक्सेसफुली लॉन्च कर सकें। अब देखिए ये जो स्पेस में इतने सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका एक विजन होगा, गोल होगा, कॉमन गोल होगा। तो वो है उनका डिजिटल डिवाइड को कम करना। जैसे कि एक होता है, मान लीजिए बहुत सारे जो अमीर हो गए या उनके पास इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा है किंतु जो पुअर है उनके पास नहीं है। ये एक डिजिटल डिवाइड का एग्जांपल है। जैसे कि अर्बन एरियाज़ में मोबाइल कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है किंतु रूरल एरियाज़ में मोबाइल कनेक्टिविटी पुअर है, 2G की स्पीड से चीज़ें काम करती है या कभी कभी तो नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो दैट इज़ ये डिजिटल डिवाइड का एग्जाम्पल है। या मान लीजिए कि अगर आदमी लोगों के पास में जो मेल होते हैं उनके पास ज़्यादा मोबाइल और डिजिटल एक्सेस होता है किंतु जो वुमेन होती है, गर्ल्स होती है, उनको कंपैरेटिवली लेस एक्सेस दिया जाता है। तो ये एक जेंडर डिजिटल डिवाइड का एग्जांपल है। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है उसको ख़त्म करना और जैसे कि सभी लोगों को, चाहे वो कहीं भी रहते हो, पहाड़ में या बहुत हिली रीजन में, रिमोट एरियाज़ में, तो उनको भी मतलब कनेक्टिविटी उनको प्रोवाइड कराना। दैट्स वाई। और यहाँ पे उनके ये बिजनेस आइडियाज़ है, ये लो अर्थ ऑर्बिट कनेक्टिविटी, स्प्रेड ऑफ स्पेस बेस्ड इंटरनेट। क्योंकि देखिए अभी हमारे जो बेसिकली था ना, तो ये इसमें केबल्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। ये समुद्र वगैरह में जो ओशंस होते हैं ना, तो वहाँ पे केबल्स के थ्रू ये जो कनेक्टिविटी आती है, दैट्स वाई। तो अभी क्या है, यहाँ पे स्पेस बेस्ड कनेक्टिविटी को ये प्रमोट कर रहे हैं सैटेलाइट्स के थ्रू। और सिमिलरली इलॉन मस्क का भी एक प्रोजेक्ट है, उनका भी सिमिलरली। और उसके बाद इनका एड्रेसिंग है, इनका मकसद है कि एड्रेसिंग द इशू ऑफ लो फिक्स्ड ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन। तो जो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन है उसको भी मतलब सॉल्व करना। उसके बाद अगला टॉपिक है इनका, इनके फ्यूचर मिशंस क्या है। तो ये जो कंपनी है इतनी सारी, तो उनका भी अगला फ्यूचर मिशन क्या है। जो स्पेस एजेंसी है लुकिंग एट PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अप्रैल में वो लॉन्च करने जा रही है। और उसके बाद फिर GSLV Mach-3 चंद्रयान 3 के लिए और GSLV Mach-2 मिशंस, इसके थ्रू चंद्रयान 3 वगैरह वो आगे अपना मिशन आगे कैरी आउट करेंगी। उसके बाद अगला हमारे पास अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि इतने सारे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, तो अभी आगे हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जैसे कि अपॉर्चुनिटी में हो गए, हमें अपना खुद का स्पेस कम्युनिकेशन पॉलिसी लाना चाहिए। क्योंकि अब हम स्पेस बेस्ड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि वो कैसे कंपनीज़ को मतलब इन्वाइट करेंगी, अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगी, कैसे क्या कंपनी को फैसिलिटीज़ वगैरह देंगी, यूज़र्स के क्या राइट है। ऑलराइट, तो एक प्रॉपर स्पेस कम्युनिकेशन पॉलिसी अभी उसका इंतज़ार किया जा रहा है। आफ्टर दैट जो स्पेक्ट्रम अलोकेशन है तो उसका भी वेट किया जा रहा है, ताकि जो कंपनीज़ है जैसे कि OneWeb वगैरह, तो वो अपने सर्विसेज इंडिया में प्रॉपरली लॉन्च कर सकें। तो इसी के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था साइंस एंड टेक का, ये हुआ फिनिश। अब हम बात अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी फिश। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली एक जीव है, दैट इज़ जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु सिनेसिस। तो ये जो स्पीशीज़ है ये अभी न्यूज़ में था। तो ये न्यूज़ में क्यों था, ये क्या है, ये स्पीशीज़ जो है वो क्या है, कौन से जीव की प्रजाति है। तो क्या ये कोई फ़िश है, क्या ये कोई मेढक है, या कोई एक डायनासोर है, या फिर कोई चमगादड़ की स्पीशीज़ है, तो क्या है ये बेसिकली। तो ये जो स्पीशीज़ है दैट इज़ जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुएसिस। तो ये एक मोरे इल की फ़िश स्पीशीज़ है, न्यू स्पीशीज़ ऑफ मोरे इल। ये मोरे इल एक मछली की स्पीशीज़ है, मछली होती है बहुत पतली सी ऐसे करके। तो ये मछली की स्पीशीज़ है जिसे अभी रिसेंटली कुड्डलार कोस्ट तमिलनाडु मुदासलोई फ़िश लैंडिंग सेंटर से उसको पिक किया गया है।
उसके बाद ये तो था छोटा सा न्यूज़ था। और सिमिलरली इस बेसिस पे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा था कि जो हम्पबैक महसीर है, ये जो फ़िश है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये बेसिकली रिवर कावेरी में पाई जाती है। ये जो मछली थी ये प्रीवियस ईयर में भी यूपीएससी ने इसे पूछा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं एक बार। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, तो ये जो मछली है दैट इज़ हम्पबैक्ड महसीर, इसको तोर रेमा देवी भी बोलते हैं। ये एक ऑरेंज फिन्ड महसीर है, इसे हम्प बैक्ड महसीर भी बोलते हैं। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये फ्रेश वाटर की फ़िश स्पीशीज़ है, मतलब ये समुंदर में सॉल्ट वाटर में नहीं पाई जाती है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और ये एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट यानी कि कावेरी रीजन, तो ये उस एरिया में एंडेमिक है। और दैट्स वाई इनका ये जो पॉपुलेशन है रिस्ट्रिक्टेड टू द कावेरी रिवर बेसिन। तो ये जो था ये छोटे सा टॉपिक था, बेसिकली एक मछली की मोरेल इल की स्पीशीज़ है उसके बारे में था। और उसके साथ साथ हमने एक महसीर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने एनालाइज़ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये है ना, तो ये जो बेसिकली ये जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो उसके अपर साइड में अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्थित है। तो अभी अरुणाचल प्रदेश में जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट है वो एक पर्टिकुलरली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो उसको अभी अपोज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है, इंकिंग अ डील विद द नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। तो वहाँ पे जो 10,000 मेगावाट की जो हाइडल प्लान है उसको ये अपोज कर रहे हैं। ये जो हाइडल प्रोजेक्ट है ये बेसिकली सियांग रिवर पे स्थित है, सियांग रिवर पे स्थित है, जिसका मैप आप यहाँ ऐसे इसको देख सकते हो। ये रहा सियांग रिवर का मैप। देखिए ये तो इतना बड़ा सा हो गया हमारा प्यारा सा अरुणाचल प्रदेश, इधर हो गया हमारा प्यारा सा नन्हा सा देश भूटान, और ऊपर है चाइना तिब्बत। और यहाँ पे देखिए ये जो हो गया ना दैट इज़ ये हो गया सियांग रिवर। ऑलराइट, सियांग रिवर, तो ये सियांग रिवर का अपर कोर्स है। ये वेस्ट सियांग हो गया, ये डायरेक्शन इधर वेस्ट सियांग हो गया, और इधर इसको ईस्ट सियांग करके बोला जाता है। तो ये हो गई सियांग रिवर की बात। उसके बाद सियांग रिवर, एक तो हो गई इधर सियांग रिवर, दूसरा दिबांग, तीसरी लोहित। तो ये जो तीनों रिवर है ना, ये तीनों रिवर मिल करके कंबाइंड असम में है ना, असम में ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। ये इसको अच्छा खासा वाटर वॉल्यूम देती है, प्लस जो मानसून का रेनफॉल होता है तो इससे ब्रह्मपुत्र रिवर और भी मतलब लार्ज वॉल्यूम प्राप्त कर लेती है, जिसके वजह से असम में बहुत सारा मतलब बाढ़ की भी समस्या आती है। तो ये था ब्रीफ नॉलेज अबाउट ब्रह्मपुत्र और बाकी रिवर्स के बारे में, रिवर कोर्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे ये जो इशू हो रहा है, तो यहाँ पे पीपल बोल रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप किया जा रहा है तो हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। ये उनका ऑब्जेक्शन है कि हमसे सही से बात नहीं गई है ना, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। दैट्स वाई ये इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट है उनकी लाइफ पे, उनकी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये जो इशू है तो ये बेसिकली डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट के जो डायलेमा है ये उसको भी बताता है। तो ये जो डायलेमा है बेसिकली डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट, आप इसको अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी बता सकते हो, इथिक्स में भी बता सकते हो, या रिलेवेंट GS2 GS3 के पेपर में भी आप इसको कोट कर सकते हो कि ऐसे दिक्कत होता है बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, लोगों को दिक्कत होता है, प्लस नॉर्थ ईस्ट में भी अभी जैसे दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा करके आप बता सकते हो डेवलपमेंट इशू को लेकर के। और एक शायद एक बॉलीवुड मूवी थी, आई थिंक भेड़िया नाम था शायद, दैट इज़ वरुण धवन सर, और उसमें शायद कृति सिनॉन मैम थी। तो ये दो एक्टर्स के द्वारा एक मूवी आई थी, तो उसमें भी शायद अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस मूवी में उसको पोर्ट्रे किया गया था। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये हमारे बेसिकली मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इशू है एग्जाम्पल हमारा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैपिंग इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सियांग रिवर, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ऑकुस, ऑस्ट्रेलिया, UK, US। तो हमारा अगला ये जो टॉपिक है ये ग्रुप है, ये इंटरनेशनल ग्रुप है, ट्राइलेटरल ग्रुप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, UK, US। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है बेसिकली इन्होंने एक सबमराइन डील अभी इन्होंने फाइनल की है। सबमराइन जो ऐसी मतलब
नेवल वॉरशिप्स जो मतलब समुद्र के नीचे चलती है, तो ये भी न्यूज़ में थी क्योंकि उन्होंने अपने सबमरीन डील को इन्होंने आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ ये इनके जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज है वो कहते हैं कि जो सबमरीन डील है तो यहाँ पे हम किसी फोर्थ कंट्री को भी अलाउ नहीं कर सकते हैं, अभी स्पेस नहीं है इसके लिए। तो ये था ऑकूस का जो भी रिसेंटली न्यूज़ में था। ऑकूस को सिमिलरली क्वाड के साथ भी देखा जाता है। क्वाड में है आपका यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्री से मिलकर के ये क्वाड बनता है और ये पॉलिटिकल लेवल का एक बहुत ब्रॉडर कोलैबोरेशन है। पॉलिटिकल लेवल का एक ब्रॉडर कोलैबोरेशन है क्वाड। तो चलिए हम थोड़ा ऑकूस को थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। तो ऑकूस जो है इंडो पैसिफिक में तीनों कंट्री का एक स्ट्रैटेजिक अलाइंस है, किंतु यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटेंशन या उसके जैसा कोई इंस्टीट्यूट मिलिट्री है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वैसा कुछ नहीं है, जस्ट एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। यहाँ पे उनका काम है कि ये आपस में मिल करके स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ वो अपने आपस में डेवलप करें ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन में वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए। यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए। जैसे कि चाइना है तो बहुत बार चाइना एक्यूज़ किया जाता है कि वो मतलब इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जा कर के कंट्रीज़ को मतलब परेशान कर रहा है, टेरिटोरियल क्लेम कर रहा है या किसी छोटे कंट्री को बुली कर रहा है, तो वो सब जैसे ना होने पाए। उसके बाद ये तो था ये कंट्रीज़ का ऑकूस का। ये जो ऑकूस है इनके और भी डेवलपमेंट पिलर्स है और भी ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करती है अंडर ऑकूस। तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस, क्वांटम। तो ये फील्ड में भी आपस में कोलैबोरेट करती हैं। ऑब्वियसली डेवलप्ड वर्ल्ड है, इनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, तो दैट्स वाई वो आपस में यहाँ पे कोलैबोरेट भी कर रही हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो क्या इंडिया के पास खुद का कुछ ऐसा सबमरीन प्रोजेक्ट है या इंडिया ने कुछ कोलैबोरेशन वगैरह की है? तो हाँ जी हाँ है, इंडिया के खुद की भी प्रोजेक्ट है। तो जो सबमरीन है इंडिया का खुद का इंडिजीनियस प्रोग्राम है सबमरीन वगैरह को लेके। किंतु जैसे कि अभी हमने देखा यूएस के साथ था, है ना, ऑकूस, उसमें यूएस भी इंक्लूड है। तो क्या इंडिया और यूएस के कुछ खुद के प्लान है क्या इनके बायलैटरल? तो नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है। अभी इनके कुछ इश्यूज़ भी है, जैसे कि यूएस को तकलीफ़ है कि उनके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं तो यूएस को भी उसमें दिक्कत है, प्लस इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन करनी है। दैट्स वाई ये सब कुछ इश्यूज़ की वजह से अभी इंडिया और यूएस के बीच में नेवल डिफेंस सबमरीन ये सब डील नहीं हुई है। आफ्टर दैट इंडिया का किंतु खुद का इंडिजीनियस प्रोग्राम है जो कि अपना सबमरीन को डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है और इंडियन नेवी को कैपेबल बनाता है। After that, India is currently looking at procuring 6 advanced conventional submarine to arrest depleting submarine strength and also speeding up its assassin program। तो इंडिया के 6 एडवांस कन्वेंशनल जैसे कि खांडेरी करंज ये सब बोल के इंडिया के खुद के सबमरीन प्रोग्राम है, फ्रांस के साथ जो मिलके उनका था। तो ये प्रोग्राम्स को अभी वो आगे बढ़ा रहे हैं ताकि अपनी नेवल स्ट्रेंथ को वो वापस से स्ट्रॉन्ग बना सके। प्लस यूके भी इस टाइप के जो स्पेस हो गया या डिफेंस में वो जो अपने मतलब अभी पैर पसार रहा है, तो वो भी चाहते हैं कि अपने जो अलायंस कंट्री है जैसे कि G7, G20, 5S कंट्री, तो इनके साथ मिल के वो भी अपने ढेर सारे जो स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी ट्रांसफ़र, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है तो वो कर सके। यहाँ पे एक नया टर्म आता है, दैट इज़ 5 आइज़ कंट्री। ये जो कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली जो इंटेलिजेंस गैदर करती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की गैदर करती है, ये वो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़। और इसमें 5 कंट्री है दैट इज़ यहाँ पे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, उसके बगल में न्यूजीलैंड, आफ्टर दैट यहाँ पे जैसे कि हो गया कनाडा और कनाडा, उसके नीचे हो गया यूएस और फिर यहाँ बीच में हो गया यूके। तो ये जो 5 कंट्रीज़ है ये उनका अलाइंस है और जो पूरे कंट्री में एस्पियोनेज अलाइंस वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एस्पियोनेज अलाइंस है। आफ्टर दैट हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ चेनाब ब्रिज। तो चेनाब ब्रिज को देखने के लिए पहले हमें चेनाब रिवर की लोकेशन को देखना पड़ेगा। तो जैसे कि ये आपके सामने रहा इंडिया का मैप, तो ये रहा हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर और देखिए ये रहा चेनाब रिवर, ये वाली। तो चेनाब रिवर हो गई और यहाँ पर एक अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दैट इज़ सलाल प्रोजेक्ट। और देखिए इंडस रिवर, देखिए यहाँ तिब्बत से ओरिजिन होती है,
ऐसे करके, और ये यहाँ ऐसे मूव करते हुए यहाँ पाकिस्तान में इंटर करती हैं, और इनका जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो पाकिस्तान में ही है। फिर ये हो गया इधर झेलम रिवर जो बाउंड्री में है। देखिए झेलम रिवर जो है ना बाउंड्री बना रही है, दैट इज़ ये यूपीएससी पूछ चुकी है। सबसे पहला बात बाउंड्री बनाती है। आफ्टर दैट जैसे कि आप देख सकते हो ये इधर चेनाब रिवर हो गई, इधर से फिर ये रावी रिवर है, और ये इधर हो गई सतलुज ब्यास रिवर। देखिए ये जो मतलब रिवर सिस्टम है ना यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ये इंडस रिवर सिस्टम यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। इनफैक्ट यूपीएससी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में भी ये जो क्वेश्चंस है वो पूछने लगी है। दैट इज़ कौन सी ऐसी रिवर है जो प्रीवियस 3 रिवर या 5 रिवर से मिल करके बनती है, समथिंग लाइक दिस। तो इसलिए आप ये मैपिंग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा आप अभी आने वाले प्रीलिम्स में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पर जिसके आप देख सकते हो ये वाला, हाँ, तो ये जो भी चेनाब ब्रिज है ऐसे करके चेनाब में, तो ये भी लॉन्च हो रहा है। तो ये भी लॉन्च हो रहा है, बन रहा है। तो ये अभी बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। तो अब अगर आप इस फ़ोटो को पर्टिकुलरली गौर से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि देखिए ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर हिल हुआ, हिल 1, और ये दूसरा हिल 2, और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये होगी जैसे कि रिवर बॉडी दैट इज़ चेनाब। तो ये 2 हिल के बीच में ये जो रिवर ब्रिज है इसको बनाया जा रहा है ऐसे करके। ये इसे आर्क बोलते हैं, और ये जो चूँकि अब हिमालयन रीजन में बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये हिमालयन रीजन जो है वो अर्थक्वेक हो गई या फिर सॉइल स्लिपिंग हो गई, तो इन इश्यूज़ के लिए हिमालय रीजन बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ पे ये इश्यूज़ भी होते हैं, इनके क्लाइमेटिक इश्यूज़ हो गए या जोग्राफिक रीज़न हो गए। तो इन सारे इश्यूज़ को हैंडल करते हुए इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा रेलवे ब्रिज सिस्टम यहाँ पे बनाया है, और आगे इस पर भी और भी उन्होंने आगे प्रोजेक्ट्स रखे हैं ताकि जो पीपल है यहाँ के इस तरफ रहने वाले या इस तरफ रहने वाले उनके बीच कनेक्टिविटी बढ़े, ट्रेड बढ़े, व्यापार बढ़े, बिजनेस बढ़े। तो चलिए हम ये डिस्कस इसको करते हैं अच्छे से। तो देखिए फीचर्स, ये जो मतलब ब्रिज है पर्स्ट बिटवीन 2 हिल स्टॉप, हमने देखा हिल 1, फिर इधर हिल 2, फिर इधर से जो रिवर हमारी जा रही थी और यहाँ पे जो ब्रिज था, तो 2 हिल स्लोप के बीच में बना है। और इसकी जो हाइट है वो एफिल टावर से भी ज़्यादा है। जैसे कि एफिल टावर की जो हाइट है वो 330 मीटर है, और ये जो ब्रिज है उसकी हाइट है 359, ये रहा 359 मीटर, 359 मीटर हाइट है इसकी, और ये ऑलमोस्ट 85 स्टोरेज टावर के जितना बड़ा है, और बोला जाता है कि ये अभी वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। तो हमने चूँकि डिस्कस किया कि एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया में ये एग्जिस्ट करता है। आफ्टर दैट यहाँ पर इसको बनाने में ऑलमोस्ट 28,000 टन्स ऑफ स्टील इसमें यूज हुआ है इसको बनाने में, ताकि ये जो अर्थक्वेक के शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर सके, और सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम एनी अदर पोटेंशियल इम्पैक्ट, या उसकी वजह से अगर और भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है तो वो उससे भी बचा रह सके। तो इतना उन्होंने स्टील डाल करके इतना मजबूती से ये ब्रिज को बनाया है। आफ्टर दैट जैसे कि हमने डिस्कस किया इतने बड़े प्रोजेक्ट का क्या महत्व है या इसका क्या पोटेंशियल है। तो एक बार ऑपरेशन होने के बाद जब ये मतलब काम करना शुरू कर देगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेन्स है ना, जैसे कि उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक, ये और भी जो भी ट्रेन है, तो ये बहुत ही आराम से जल्दी से फास्टेस्ट वे में जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया से मूव कर पाएगी। उसके बाद ये कश्मीर और बाकी इंडिया से इनको बहुत ही क्रूशियल लिंक दे पाएगी। उसके बाद जैसे कि वंदे भारत जो भी अभी गवर्नमेंट की रिसेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज़ वंदे भारत ट्रेन्स, वो भी यहाँ पे चलने लगेंगी। उसके बाद जब वंदे भारत चलेंगी ना, तो इनका जो ट्रैवल टाइम है वो भी बहुत घट जाएगा, और ऑलमोस्ट जैसे कि 3.5 आवर से इनका जो ट्रैवल टाइम है वो पूरा घट जाएगा। और उसके बाद आगे जैसे कि हो गए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक, उसको भी प्लान करने का इनका है, ताकि अब और भी जो रेलवे फैसिलिटीज़ हैं हम उनको ला सकें। और जैसे कि यहाँ पे 4 कार्गो टर्मिनल्स
प्लान्ड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में फिर 4 कार्गो टर्मिनल्स भी बनेंगे, ताकि जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, एप्पल्स, हैंडीक्राफ्ट, क्लोथिंग, ये जो बिज़नेस के गुड्स है, कमोडिटीज़ है, फिर उनको भी ट्रेडिंग वगैरह किया जा सकेगा। और एक है जैसे कि पश्मीना फैब्रिक, ये बहुत ही फेमस है पश्मीना फैब्रिक, ये भी इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इनफैक्ट मोदी जी जब लास्ट टाइम पे अपने फॉरेन टूर पे गए थे, तो उन्होंने एक लीडर को उन्होंने, आई थिंक वो वुमेन थी, तो एक लीडर को उन्होंने पश्मीना फैब्रिक वगैरह गिफ्ट किया था। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब देखिए इतने हिमालयन, इतने फ्रेगाइल रीजन में बनाने के भी बहुत सारे चैलेंजेस है। तो इंजीनियर्स थे, जैसे कि उनको चैलेंज हुआ अर्थक्वेक का, उसके बाद फिर रॉक का। तो आपने भी रॉक्स वगैरह ज्योग्राफी के अंडर पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जैसे कि ग्रेनाइटिक रॉक है, तो ये जैसे कि हो गए मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह हो गए, या इग्नेशियस रॉक हो गए। तो ये रॉक्स स्ट्रांग होते हैं, तो ये ब्रिज की स्टेबिलिटी के लिए अच्छे हैं। किंतु यहाँ पे और भी रॉक्स है, जैसे कि डोलोमाइट रॉक, सॉफ्ट सॉइल वगैरह। तो ये क्या है, मतलब एक वीक है ना, इनकी वीक स्ट्रेंथ है। डोलोमाइट मतलब ये जैसे कि कार्बोनेट बेस्ड रॉक्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा जैसे कि केव स्ट्रक्चर में आती हैं, ये वैसी रॉक हो गई। तो ये जो चैलेंजेस को और बढ़ा दे रही थी, कि मतलब कमज़ोर रॉक रहेगी तो ऑब्वियसली वो शॉक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट सॉइल स्लीपिंग, जैसे पहाड़ी मतलब पहाड़ में जो भी मृदा वगैरह रहती है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश या कुछ हुआ तो फिर वो मृदा जो है वो फिसल करके ज़मीन पे लैंड मास में वो आ जाएंगी, उससे फिर जान माल की हानि होगी। उसके बाद फिर टनल आर्किटेक्चर में, कि जो टिपिकल टनल्स होते हैं वो डी शेप्ड होते हैं, मतलब देख रहे हो ऐसे करके डी शेप्ड होते हैं। किंतु हिमालयन टनल्स नीड अ हॉर्स शू शेप कर्वेचर। तो ये याद रखिएगा कि हिमालयन में अगर इनकेस अगर ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जाता है, तो जो हिमालयन टनल्स है वहाँ पे हॉर्स शू शेप कर्वेचर, इलिप्टिकल शेप, इस टाइप की जो इस स्ट्रक्चर की जो टनल्स है उसको बिल्डअप किया जा रहा है, हेल्पिंग वार्ड ऑफ लूज सॉइल एरिया इन प्रोन टू फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड। तो इस जो भी यहाँ पे फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड होती है, सॉफ्ट सॉइल स्लीपिंग है, तो इन सब को डील करने के लिए हॉर्स शू शेप ऐसे करके जो हॉर्स शू होता है, और कर्वेचर इलिप्टिकल शेप, तो इस तरीके से टनल्स को आकार दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे वापस से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हमने जैसे अभी ऊपर देखा अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है? तो हाँ जी, इसके साथ भी दिक्कत है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो चूँकि अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी मतलब ज़्यादा होगा। तो ये सब को लेकर के भी बहुत क्वेश्चन रेज़ किए जा रहे हैं, इश्यूज़ रेज़ किए जा रहे हैं। तो ये रहा फ़ोटो। उसके बाद इंडिया में तो ये प्रोजेक्ट है, तो हम चाइना को कैसे भूल सकते हैं। तो चाइना भी अभी नेक्स्ट बिल्डअप कर रहा है इस हाइट से भी ज़्यादा, दैट इज़ 380 मीटर हाइट का। वो भी अपना रिवर ब्रिज प्रोजेक्ट बिल्डअप कर रहा है। दैट इज़ वो कहाँ कर रहा है, दादुहे रेलवे ब्रिज इन ल्यूदिक अलॉन्ग द सिचुआन तिब्बत रेलवे। तो चाइना भी लुदिक रिवर पे दादुहे रेलवे ब्रिज बिल्डअप कर रहा है, दैट इज़ सिचुआन तिब्बत पे ही कर रहा है। तो इस तरीके से चाइना भी मतलब इंडिया को पीछे छोड़ने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो ला रहा है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अगला टॉपिक है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा बेसिकली GS 3 इन्वायरमेंट इनोवेशन से रिलेटेड है। और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अगर रिलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वहाँ पे भी उसको कोट कर सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इसका क्या महत्व है, ऑलराइट, इंडिया के क्या स्कीम्स है, फ्यूचर्स है। तो इस तरीके से इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, बनते हैं इससे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो स्टेट ऑफ प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाती है। जैसे कि हम जानते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि हम प्लास्टिक का बहुत यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ है, उनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, और वो सामान को मतलब जैसे कि लीकेज होने नहीं देती है, लिक्विड्स को भी हम इतना अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, या उनकी जो मतलब स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है। तो इसकी वजह से प्लास्टिक एक बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। किंतु प्लास्टिक की बहुत हानि है, वो डिग्रेड नहीं होता है, इन्वायरमेंट में बहुत समय तक रह जाता है। दैट्स वाई प्लास्टिक की भी
अपनी अपनी हानि है। तो उसकी वजह से फिर बहुत पॉल्यूशन भी होता है, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। हमारे अर्थ का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिक की वजह से चेंज हो रहा है, प्लास्टिक उसमें मर्ज हो रहा है। प्लास्टिक की वजह से जो इनोसेंट जीव जंतु है ना, बर्ड हो गए, पक्षी हो गए, एनिमल, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है अगर वो प्लास्टिक खा लेते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक के कितने सारे हानिकारक इम्पैक्ट है। तो इसी को डील करते हुए प्लास्टिक को यूज़ को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लाई है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनका मोटो है कि हम प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बना दें। तो इनकी जो बेसिकली फाउंडर कंपनी है, इनको एक यूके बेस्ड, आज यूके का नाम बहुत आ रहा है, यूके बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये जो यूके बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है वो, और उनके साथ और एक कंपनी है, उन्होंने मिल करके इसको डेवलप किया है। हु मेड इट, दैट इज़ द टेक वाज को डेवलप्ड बाय, यहाँ पे को डेवलप किया गया है इंपीरियल कॉलेज इन लंदन यूके एंड ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप पोली मटेरिया। तो इंपीरियल कॉलेज इन लंदन और ब्रिटेन बेस्ड स्टार्टअप पोली मटेरिया, तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस मिल करके उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो इस टेक्नोलॉजी को चलिए हम लोग देखते हैं। तो द फाउंडर कंपनी कॉल्स द प्रोसेस बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लेम्स दैट टेक्नोलॉजी वुड डाइजेस्ट द प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट naturally with the help of microbes and biodegradables, the waste would without leaving any microplastic। देखिए यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जो प्लास्टिक ये जो भी बनाएंगे ना, वो नेचुरली खुद ब खुद डिग्रेड हो जाएगा। इसके वजह से मतलब और कोई जो फर्दर वेस्ट है या माइक्रोप्लास्टिक, मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, नैनो पार्टिकल वाले जो होते हैं ना, वैसे टाइप के कोई पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, मतलब कोई रेसिड्यू, कोई वेस्ट ये फर्दर नहीं रखेगा, ये अपने आप सारा डिग्रेडेबल हो जाएगा। उसके बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ नोवेल अप्रोच टू इंश्योर प्लास्टिक्स that escapes रिफ्यूज़ स्ट्रीम्स एंड प्रोसेस एफिशिएंटली एंड ब्रोक डाउन। मतलब इसको ऐसे मतलब डिज़ाइन किया गया है कि ये जब यूज़ हो जाता है और जब इनको एनवायरनमेंट में फेंक देंगे तो ये खुद को ब्रोक डाउन कर लेंगे। ऑलराइट, इनका खुद से स्ट्रक्चर कंपोनेंट वगैरह चेंज हो जाएगा, प्लास्टिक का जो इनकी बॉडी है वो चेंज हो जाएगी और खुद ब खुद वो ब्रोक डाउन हो जाएगी। उसके बाद प्लास्टिक मेड यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी आर गिवन अ प्री प्रोग्राम्ड टाइम। यहाँ पे इनकी एक्सपायरी डेट भी है, मतलब ये जो प्लास्टिक जो बनेगा ना उनका ऑलरेडी एक प्री प्रोग्राम टाइम रहेगा, मतलब इनकी एक एक्सपायरी डेट रहेगी ड्यूरिंग विच मैन्युफैक्चर्ड मटीरियल लुक्स एंड फील लाइक कन्वेंशनल प्लास्टिक। जिसमें अभी देखिए प्लास्टिक होता है, किंतु जो प्लास्टिक रैपर होता है उसके अंदर हम जो भी मटेरियल रखेंगे तो जब तक इसका टाइम रहेगा तो मटेरियल और फिर उसका जो कवर रहेगा प्लास्टिक वो नॉर्मल प्लास्टिक जैसा ही दिखेगा, है ना, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेगा। किंतु वंस द प्रोडक्ट एक्सपायर, जब वो प्रोडक्ट है जो मटेरियल है, मान के चलिए बिस्कुट है, चाय पत्ती है या कुछ भी है, तो जो प्रोडक्ट एक्सपायर इट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम जब प्लास्टिक को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे कि ज़मीन में, हवा पानी कहीं पे अगर हम फेंक देते हैं तो इट सेल्फ डिस्ट्रक्ट, है ना, इट सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स एंड बायो ट्रांसफॉर्म इनटू बायो अवेलेबल वैक्स। तो ये खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा, मतलब खुद से लॉस हो जाएगा, खुद से खुद को ख़त्म करेगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बायोलॉजिकली बायो अवेलेबल वैक्स में। मतलब वैक्स मतलब जो मोमबत्ती जैसा जो मटेरियल होता है, सिमिलर मटेरियल में वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेगा। द बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट, ये जो हमारी दुनिया की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट इंश्योर्स पोलियोलेफिन्स फुल्ली बायोडिग्रेडेड। मतलब चूँकि हमें पता है कि जो प्लास्टिक्स है वो फुल्ली बायोडिग्रेड नहीं होती है, उनको हज़ार साल लग जाते हैं डिग्रेड होने में और स्टिल वो माइक्रो प्लास्टिक छोड़ करके जाती हैं। तो फुल्ली बायोडिग्रेड इन एन ओपन इन्वायरमेंट कॉजिंग नो माइक्रो प्लास्टिक, मतलब ये डिग्रेड भी हो जाएंगी, बहुत अच्छी बात है, और कोई माइक्रो प्लास्टिक भी नहीं छोड़ेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सोने पे सुहागा। तो ये वर्ल्ड की ऐसी पहली टेक्नोलॉजी है। दिस बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज वर्ल्ड फर्स्ट दैट इंश्योर पॉलीथीन फुली नो। तो ये तो हमने भी देख लिया। जैसे कि उसके बाद देखिए ये तो पूरा टेक्नोलॉजी था, ये टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा बताया गया है ना। तो यहाँ पे जैसे कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि सपोज यूपीएससी पूछेगी कि व्हाट इज़ बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 5-6 लाइन का हैवी ऑप्शंस उन्होंने दे दिया, तो आप बता सकते हो कि ये जो प्लास्टिक है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है, इसका खुद का एक एक्सपायरी टाइम होता है, ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है और नो बायोलेबल नो वेस्ट, वो नो माइक्रो प्लास्टिक को छोड़ता है। तो ये तो था पूरा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हमारे पास बहुत अच्छे खासे फॉर्डर कंटेंट यहाँ पर है इनके बारे में, तो चलिए हम उनको देखते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं कि ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनकी ज़रूरत ही क्यों है ना। तो अभी बहुत रीसेंट एग्जांपल हो गए, जैसे कि हमारी ई कॉमर्स कंपनी हो गई, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या और भी ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं। तो वो जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने 709 मिलियन पाउंड्स प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया है 2021 में, है ना। तो ये जो डेटा है ये बेसिकली एक NGO कंपनी है, दैट इज़ ओशनिया। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ बिलियंस ऑफ बॉक्सेस इट शिफ्ट टू इट्स कस्टमर ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द December 22 रिपोर्ट बाय ओशनिया। ये जो ओशनिया कंपनी है उन्होंने ये रिपोर्ट वगैरह जारी की है कि इतने सारे प्लास्टिक वेट मिलियंस ऑफ मिलियंस प्लास्टिक वेट जनरेट कर रहे हैं। किंतु अब देखिए, अब कंपनी है तो वो तो बोलेगी ना कि नहीं भाई हम तो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन ने तो फिलहाल इसको रिफ्यूट कर दिया है, मना कर दिया कि नहीं भाई हम तो अच्छे से काम करते हैं, इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके करते हैं। सिमिलरली जो फ्लिपकार्ट है वो भी इतना ही वेस्ट वो भी जनरेट करता है। फिर यहाँ पे जैसे कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव उन्होंने भी बोला है कि हमारा जो, ये तो थी ई कॉमर्स कंपनीज, बेसिकली ई कॉमर्स कंपनी हो गई, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का क्या स्टेट है। तो इंडिया में फिर हमारे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव वो बोलते हैं कि कंट्री इज़ जनरेटिंग 3.5 बिलियन kg ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली। बाप रे बाप, बहुत हैवी अमाउंट है, दैट इज़ 3.5 बिलियन kg। तो ये एनुअली इंडियंस जनरेट कर रहे हैं। एंड पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हैज़ डबल्ड इन द पास्ट 5 ईयर। मतलब पिछला 18-19 से लेकर के हमारा जो पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है वो डबल हो चुका है। उसके बाद अ थर्ड कम्स फ्रॉम पैकेजिंग वेस्ट। और ये जो पैकेजिंग वेस्ट है ना, जो सामान वगैरह हम ई कॉमर्स हो गई तो वहाँ पे जो पैकेजिंग वेस्ट हो रहा है उससे आता है। और दूसरे प्लास्टिक वेस्ट हो गए जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, एक्सेट्रा, वहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट है वो सब। उसके बाद अगला डेटा है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दैट इज़ IIT दिल्ली and Sea Movement noted that Amazon generated nearly 210 million kgs of plastic फ्रॉम पैकेजिंग वेस्ट इन 2019। एक तो तभी हमने ऊपर देखा कि ये ओशनिया का रिपोर्ट था, ये वाला जो था 2022 ओशनिया का रिपोर्ट था कि 321 मिलियन किलोग्राम किया है। अब इंडिया ने भी रिपोर्ट जारी किया है कि इंडिया में जो अमेज़ॉन है उन्होंने 210 मिलियन केजीज़ का प्लास्टिक वेस्ट उन्होंने जनरेट किया है। ऑल्सो they also estimated that up to 10 million kgs of Amazon plastic packaging ended up in the world freshwater and marine ecosystem and pollution in every year। मतलब ये तो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ज़मीन भी गंदी हो रही है, साथ ही साथ जो मराइन है, फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम है, जो पानी हम पीते हैं, तो वहाँ पे भी वो जा करके मतलब वहाँ पे गंदगी कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है। फ्लिपकार्ट हैज़ ऑल्सो डन सेम इन 2021 अक्रॉस इट्स सप्लाई चेन। तो फ्लिपकार्ट भी यहाँ पे लपेटे में आती कि उन्होंने भी सेम वही किया है। तो ये जो डेटा है, ये जो इतने सारे हमने डेटा देखे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के, तो ये डेटा हम अपने मेंस में, अपने आर्ग्यूमेंट्स में, एग्जाम्पल्स में हम कोट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अब ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना है तो हम इसको कहाँ किस सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ सेक्टर हो गए जैसे कि फूड पैकेजिंग, बिस्कुट हो गया, चिप्स हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, मसाला एक्सेट्रा, तो वहाँ पे बनेगा। फिर हेल्थ केयर हो गया है, हेल्थ केयर में जैसे कि वहाँ पे जो मेडिसिन की जो पैकेजिंग वगैरह होती है या जो भी वहाँ पे मेडिकल चीज़ें रखी जाती हैं तो हो गया हेल्थ केयर वगैरह में। उसके बाद the increase in cost is relatively small compared to the conventional that why does not contain this technology। तो देखिए जो हमारे अभी जो हम डे टू डे लाइफ में नॉर्मल प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका जो भी कॉस्ट है ना, मान लीजिए उसका कॉस्ट ₹X है, तो ये जो टेक्नोलॉजी के साथ ये जो प्लास्टिक आएगी ना उसका कॉस्ट भी मतलब ज़्यादा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कंपनी ने ये इंश्योर करा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहे। अगर ज़्यादा महंगा होगा तो फिर ऑब्वियसली पीपल, जो आम नागरिक है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो मोटो है वो तो फेल हो गया, है ना। तो इसको पॉपुलर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपनाए, तो उन्होंने इसका कॉस्ट इंश्योर किया है कि कॉस्ट इनका कम रहे एज़ कम्पेयर टू अभी वाले जो प्लास्टिक है उसके बाद ये बोलते हैं कि क्या कुछ ये जो टेक्नोलॉजी है क्या वो इंडिया में यूज़ हो रही है, दिस बीइंग यूज्ड इन इंडिया।
तो इसका आंसर है कि सम वेल नोन इंडियन फर्म्स इन फूड एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री डिप्लॉय सच टेक्नोलॉजी। तो अभी जो अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डिप्लॉय करती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, फार्मा इंडस्ट्री में। उसके बाद वो लोग यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल सॉल्यूशन है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे कि डायपर्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हो गई, फेशियल पैड्स हो गए। तो यहाँ पे मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी, बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, ताकि जैसे डायपर्स वगैरह हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हो गई, तो ये खुद ब खुद इन्वायरमेंट में, जब ओपन इन्वायरमेंट में जाते हैं तो ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे, तो ये तो था स्कोप वगैरह। तो अब ये बोलते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई कमी हो जा रही है या हम कुछ अच्छा रास्ता नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन की बात करते हैं, क्या हम अच्छा रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसका आंसर है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मल्टीपल इनिशिएटिव टू मूव द कंट्री टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमें प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को रखना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को, अर्थ को, एटमॉस्फेयर को, हमारा जो बायोस्फेयर है उसको हमें प्रिजर्व करना है, सस्टेन करना है। तो अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं। तो उस डायरेक्शन में उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गैजेट टू हेल्प टैकल द एवर ग्रोइंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड कॉस्ड बाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक। देखिए, ये जो प्लास्टिक वेस्ट के लिए ना गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई है ना, तो इस पे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई थिंक 2-3 साल के बैकड्रॉप में उन्होंने ये वाले गाइडलाइंस उन्होंने पूछा हुआ है प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के, गाइडलाइंस को लेकर। उसके बाद लास्ट ईयर गवर्नमेंट इम्पोज्ड बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक टू ब्रिंग स्टॉप ऑन इट्स यूज़ इन कंट्री। तो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होती है ना, जैसे कि प्लास्टिक की जो भी कटलरीज हो गई, या जिन्हें हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर जो पन्नी वगैरह हो गई, या जो सोडा की जो बोतल होती है ना, उसमें लिखा रहता है कि पी ले फिर उसको क्रश कर दे। तो जो ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है, तो उस पर उन्होंने बैन कर दिया है। अगला स्टेप लिया था, जैसे कि नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये उन्होंने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ताकि वो ये पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कर सके, सारे स्टेक होल्डर को एक साथ ला सके, और प्लास्टिक की जो भी एफिशिएंसी मैनेजमेंट है वेस्ट की, तो उसको अच्छे से उसको मैनेज कर सके प्लास्टिक वेस्ट को। तो ये उन्होंने एक डैशबोर्ड वगैरह बनाया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने और एक स्टेप लिया है, दैट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो भी कंपनीज़ है, जो भी प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट करी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, उसको डिस्पोज करने में, उसको कलेक्ट करने में, वेस्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, दैट इज़ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो पोर्टल है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग कंप्लायंस रिपोर्टिंग इन रिलेशन टू ईपीआर ऑब्लिगेशन टू द प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। मतलब ये जो ऐसी कंपनी है, जो भी उनके मैन्युफैक्चरर्स है, प्रोड्यूसर है, या अगर बाहर देशों से इसको इंपोर्ट भी किया जा रहा है ब्रांड ओनर से, तो वो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि वो जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो उसको ठिकाने लगाए, वो उसको वेस्ट को मैनेज करे। आफ्टर दैट इंडिया ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ताकि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और या उसके रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, ग्रीवांसेस है, तो उसको रिपोर्ट किया जा सके। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो सेल है, उसकी यूजेस है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो फिर उसको मतलब ख़त्म किया जा सके, उसको रिपोर्ट किया जा सके, उस पर एक्शन लिया जा सके, अगर इलीगली अगर इस तरीके से काम अगर चल रहा है तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए। तो आप इसे ऑब्वियसली अपने मेंस के पेपर में, जीएस हो गया या ऑप्शन हो गया, तो आप वहाँ पे आप इसे लिख सकते हो, कोट कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है, ये तो जिसकी हमने बड़ा प्लास्टिक देखा, फिर हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखा। अब क्या इसके अलावा भी क्या कोई और ऑल्टरनेटिव्स है प्लास्टिक के? तो हाँ जी हैं, जैसे कि वुड हो गए, जूट हो गए, या एग्रीकल्चर जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, वो इनके अच्छे खासे ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं। जैसे कि अ स्विच टू जूट और पेपर बेस्ड पैकेजिंग। तो ये जो डोमेस्टिक प्लास्टिक वगैरह जो हो गया जो है, उसको भी बहुत अच्छे से कट कर देगा। ऑलराइट, लेकिन जूट और पेपर में इसकी पता है, इसकी भी दिक्कत है, क्योंकि इनको भी ग्रो किया जाता है ना। जूट तो ऑलरेडी एक कैश क्रॉप है, और जो पेपर है तो वो ऑब्वियसली ट्री से आता है, तो इस पर भी इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट पे ख़राब असर पड़ेगा। तो ये हो गया, तो जूट और पेपर। उसके बाद फिर इम्पोर्ट बेल ऑन इथिलीन। अगर हम जूट और पेपर यूज़ करते हैं तो इथिलीन जो एक केमिकल है जो इस प्रोसेस में यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसका इंपोर्ट भी कम होगा, तो हमारा जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो भी हमारा मैनेज होगा।
उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है दैट इज़ वुडन पैकेजिंग। किंतु ही ना वुडन पैकेजिंग जो लकड़ी के बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, फिर उसमें भर भर के आप पैकिंग करो। किंतु अब इसके साथ दिक्कत होगा क्या कि ये तो वेट बढ़ा देगा, इसका वेट बढ़ जाएगा, ये बल्कि हो जाएगा और प्लस कॉस्ट भी इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू पेपर बेस्ड या फिर प्लास्टिक बेस्ड पैकेजिंग के कंपैरिजन में। आफ्टर दैट तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उन्होंने एक एक्सपो लॉन्च किया था, दैट इज़ नेशनल एक्सपो उन्होंने चेन्नई में ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें बहुत सारे जो स्टार्टअप्स थे है ना, स्टार्टअप्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने इस इश्यूज़ पर बहुत सारे उन्होंने मतलब ऑल्टरनेटिव्स पे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसके आइडियाज़ पे, ऑल्टरनेटिव पे उन्होंने डिस्कस करा था। After that, the alternative showcased were made coir, baggages, rice, wheat bran, agriculture residue, बनाना, अरेका लीव, जूट, क्लोथ। तो ये टाइप के जो ऑल्टरनेटिव्स है ना प्लास्टिक के लिए, वहाँ पे शोकेस किए गए थे। तो तमिलनाडु का ये जो पर्टिकुलरली एक्सपो हुआ है ना, ये जो एक्सपो हुआ चेन्नई में, तो यहाँ पे फिर जो ऑल्टरनेटिव्स लाए गए हैं तो वो है कि कॉयर का मतलब जो नारियल होता है, नारियल उसका जो बाल होता है, नारियल का जो रेशा होता है उसको कॉयर बोलते हैं। बैगेजेस मतलब जैसे कि जो शुगर केन होता है, उसको पीस लेने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है दैट इज़ बैगेजेस। उसके बाद फिर राइस हो गया, वीट ब्रान, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, एरिका लीव, जूट, क्लोथ्स। तो ये सब सारे को भी हम अगर रिसाइकल कर पाते हैं, रीयूज़ कर पाते हैं, तो हम प्लास्टिक का एक ऑप्शन हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेप्स प्लस इनके ऑल्टरनेटिव्स और क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, हमने इस इश्यूज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इनफैक्ट अगर आपकी कोई भी डाउट है थ्रू आउट द लेक्चर, अगर आपकी कोई भी डाउट है तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।